हमारा टॉपिक है प्रवाल स्थल रूपों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। देखिए मैंने आपको प्रवाल के बारे में बताया। प्रवाल एक तरीके का जीव होता है जिसे मूंगा भी कहते हैं। समुद्र में घुली हुई चूने की जो मात्रा होती है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी के द्वारा एक लार्के में चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं जिससे वो अपने चारों ओर अपनी सुरक्षा के लिए कवच तैयार करते हैं, अपने जीवन के लिए रहने के लिए कॉलोनी का निर्माण करते हैं जिसे भित्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि कई बार इतनी ऊंची हो जाती है कि हमें सागर के बाहर भी दिखाई देने लगती है। इसी आधार पर कि कैसे कैसे आकार लेती हैं प्रवाल स्थल रूपों के हम प्रकार में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रवाल जब अपने भोजन निर्माण का कार्य करता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं जुक्सेंथ्रोफ्लाई। ये एक प्रकार की शैवालिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया जाता है। इसको नाम अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख लें जुक्सेंथ्रोफ्लाई शैवाल। जुक्सेंथ्रोफ्लाई शैवाल। कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है आपको कि ये एक प्रकार के इसके शरीर के बाहरी तंतुओं पे एक प्रकार का पादप शैवाल रहता है जिसे जुक्सेंथ्रोफ्लाई शैवाल कहते हैं। और यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाता है। यही वो शैवाल है जो कि क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का कार्य करता है। तो इस जीव के चारों ओर एक प्रकार का शैवाल होता है जो उसके भोजन निर्माण में या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में योगदान देता है और उसी के माध्यम से इसके रंग जो मैंने आपको बताया हरा था, सफ़ेद था, अगर ये ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण ऊपर के जो अन्य शैवाल आ जाते हैं वो प्रकाश के स्रोत को यहाँ तक नहीं आने देते जिससे कि उसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो जाती, प्रवाल विरंजन हो जाता है और प्रवाल का रंग जो लाल हरा होना चाहिए वो वैसा ना हो के प्रवाल विरंजन में सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो ये जुक्सेंथ्रोफ्लाई के आपको याद रखना है कि कौन सा शैवाल होता है। अब इसके बाद मैं इसके प्रकार की बात करूं तो हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले है तटीय प्रवाल भित्ति, ये तीनों नाम लिख देती हूँ। दूसरी है अवरोधक प्रवाल भित्ति। तीसरी है वलयाकार या इसको एटॉल भी कहते हैं कर भित्ति। और चौथा है हमारा प्रवाल द्वीप। प्रवाल स्थल रूपों के बारे में बात करें तो ये 4 प्रकार की हमें स्थलाकृति देखने को मिलती हैं जिसमें सबसे पहली जो बनती है वो है हमारी तटीय प्रवाल भित्ति। मान लीजिए ये कोई तटीय क्षेत्र है और यहाँ से वो ये ज़्यादातर जो मूंगे होते हैं ये मग्न तट पे पनपते हैं, मग्न तट या सागरीय चबूतरों पे। ठीक है, ये जगह है जहाँ ये समुद्र है और ये इसका ढाल है। ये तो हो गया स्थलीय भाग और ये हो गया सागरीय भाग, सागर। तो इसमें ये जल भरा हुआ है तो इसके किनारे किनारे ये डेवलप होगा मूंगा। तो क्योंकि इसको प्रकाश जहाँ तक सूर्य का, मान लीजिए ये ढाल है, चबूतरा है, तो यहाँ से डेवलप होगा, एक मर जाएगा, दूसरा धीरे धीरे तट के सहारे 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 क्या होता जाएगा, डेवलप होती जाएगी और ये बिल्कुल तट से लगी हुई निर्मित हो जाएगी। इसके और तट के बीच में गैप नहीं रहता है। इसका झुकाव जो ढाल होता है वो तट की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए इसको तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किनारे सकरे होते हैं और बहुत ही कम चौड़ी होती है। ये कैसी होती है, कम चौड़ी व किनारे सकरे होते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या विशेषता है। बहुत ज़्यादा चौड़ी देखने को नहीं मिलेगी तटीय प्रवाल भित्ति, क्योंकि तट के पास देखिए लहरें आती रहती हैं तो टूट फूट भी होती रहेगी। दूसरा कारण ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगी क्योंकि आने जाने का रास्ता भी होता है, तो सकरी और कम चौड़ी होती है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ अगर ये बात करें तो हमारे अगर भारत में बात करें कि कहाँ देखने को मिलेगी ऐसी, तो आपकी एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो भारत मन्नार की खाड़ी, भारत में मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र जो है, जो कि आपके दक्षिण में श्रीलंका और भारत के बीच में जो पड़ता है मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र, वहाँ पे इस प्रकार की आपको प्रवाल भित्ति देखने को पाई जाएगी। इसके अलावा बात करें यूएसए के दक्षिण में फ्लोरिडा की, ये तो भारत का उदाहरण हो गया। अगर बड़ी की बात करें तो यूएसए में फ्लोरिडा के पास, ये इसके उदाहरण एग्जाम्पल भी लिख देते तो क्या है, मार्किंग अच्छी हो जाती है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो तट के नज़दीक जो कि कम चौड़ी और सकरी होती है और जिसका ढाल ज़्यादा झुकाव जो होता है स्थल की ओर होता है ना कि जल की ओर, उसे क्या कहते हैं हम, तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से हम जानते हैं। तो आपको बस इसके बारे में और तो इतना कुछ विशेष है नहीं तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में। हाँ, इसकी अगर बात करें, भित्ति का निर्माण तट से लगभग 60 मीटर की गहराई से शुरू होता है। अगर इसकी निर्माण की बात करें कहाँ से शुरू होता है, ये तो हो गया तट, और तट से कितनी निर्माण, तट से 60 मीटर की गहराई से शुरू होता है। उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर आती जाएगी, तट के नज़दीक लगती जाएगी। तो आपको एग्जैक्टली गहराई भी पता पड़ेगी कि कितनी गहराई से इसका स्थल की ओर विकास होगा। और भित्ति की ऊपरी सतह विषम होगी, विषम मतलब समतल नहीं होगी, सतह कैसी होगी, विषम। मैंने कहा था ना लहरें चलती हैं, आवागमन होता है तो टूट फूट होती रहती है, ज्वार भाटे भी आते हैं, जिसकी वजह से ये समतल सतह ना होकर उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए इसे विषम कहते हैं। तो उसे वो कौन सी हमारी भित्ति हो जाएगी, तटीय प्रवाल भित्ति, पहली भित्ति हो गई हमारी। इसके बारे में अगर बात करें और कुछ विशेषता की, तो भाटे के समय भी इसमें कई बार जल भर जाता है। तो मग्न तटों पर स्थित जो भित्तियाँ हैं वो चबूतरों के समान दिखती है। मान लीजिए तट है और यहाँ मग्न ढाल है, ये स्थल है, ये ढाल है, ये चबूतरा, ये तो हो गया इसका ढाल, ये हो गया चबूतरा, ठीक है। कई बार यहाँ पानी भर जाता है पूरा, तो ये पूरा समतल हिस्सा हमें दिखाई लेने लगता है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए पानी हट जाए तो कैसी सतह रहती है, विषम। तो ये हो गई हमारी कौन सी, तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में जानकारी होगी। दूसरी बात कर रहे हैं अवरोधक। देखिए शब्द में क्या है, अवरोध, बीच बीच में अवरोध होंगे या कंटिन्यू चलेगी, बीच बीच में से टूटी हुई होगी। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति कैसी होगी, ये तट से थोड़ी सी दूर होगी। मान लीजिए स्थलीय क्षेत्र है और ये हमारा सागरीय क्षेत्र है, सागर, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, जल। तटवर्ती में देखिए बिल्कुल मैंने तट से सटा के बनाई है, इसमें क्या है, तट से दूर, लंबी, समानांतर, तट के समानांतर, ये तट है और तट के समानांतर समानांतर ये चलती है, लंबी होगी, तट के समानांतर। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें, अवरोधक में तट के समानांतर निर्मित होती है, पहली चीज़, ठीक है। ये तो हो गई हमारी किसकी, हम बात कर रहे हैं अभी अवरोधक प्रवाल भित्ति की। तो तट के समानांतर विकसित होती है ये, और ये भी महाद्वीपीय मग्न तटों पे 60 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित होती है। गहराई की बात करें, गहराई 60 मीटर से अधिक गहराई से शुरू होती है। देखिए ये तो 60 से हो ही रही थी, ये 60 से भी गहराई में चली जाएगी, क्योंकि जहाँ तक प्रकाश होगा, चूना होगा, वहाँ तक ये जीव पनप जाएंगे। तो 60 मीटर की अधिक गहराई तक ये स्थित होती है। प्रवाल जीवों के अधिक जमाव के कारण आकृति थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति। अब देखिए कई बार क्या होता है, तट तो छोड़ दिया, यहाँ जल बढ़ जाता है और ये भित्ति बन जाती है पूरी की पूरी, ये भित्ति हो गई और यहाँ जल भर जाता है, जिसे कहते हैं लैगून। लैगून भी नहीं, ज़्यादातर सही नाम है बोट चैनल।
ये तटीय में भी बन जाता है। लहरें वगैरह अगर इस जगह को तोड़ देंगी तो थोड़ी सी जगह खाली हो जाती है जिसमें बोट ज़्यादा प्रवेश कर जाती हैं, तो पर्यटन का स्थल भी हो जाता है। ऐसे यहाँ लैगून का निर्माण हो जाता है, कई बार बोट चैनल्स का निर्माण हो जाता है, जो कि एक तरीके की झील होती है और इसको एक पर्यटन के तौर पर बहुत यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें अवरोधक प्रवाल भित्ति, तो विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के सहारे, और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है और विश्व में सर्वाधिक अगर पाई जाने वाली भी प्रवाल भित्ति है तो वो अवरोधक प्रवाल भित्ति ही पाई जाती है। तो सेकंड हो गई हमारी अवरोधक प्रवाल भित्ति। इसकी थोड़ी सी ये ध्यान रखना है कि कई बार पूछ लेते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो ये किनारे से दूर से होती है और वृहदाकार प्रवाल भित्ति होती है। विश्व में इसी प्रकार की सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं। इनकी मोटाई की बात करें, मोटाई 50 मीटर से अधिक पाई जाती है। कई बार तो 100-150 मीटर तक इनकी मोटाई देखने को मिलती है, तो काफ़ी मोटाई क्षेत्र में फैली होती हैं। ये जगह जगह पे स्थान से, एक तो यहाँ टूट गई, कई बार सागरीय तरंगें ज्वार भाटा बीच में से भी तोड़ देती है, तो जगह जगह इसमें क्या होते हैं, गैप्स होते हैं, तो रास्ता बन जाता है। कई बार बोट चैनल बन जाती है, जो कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि बोट चैनल बन जाती है इनमें, जिनमें लैगून बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि खुले सागर और महासागरों से इसका संबंध होता है। मान लीजिए यहाँ टूट गया तो इस सागर से आके यहाँ से संपर्क हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगी तो सागरीय जल यहाँ पे भी प्रवेश कर जाएगा। तो खुले सागरों से इस अवरोधक प्रवाल भित्ति का संबंध पाया जाता है जगह जगह से टूटने के कारण। और इन्हीं स्थानों को ज्वारीय प्रवेश द्वार कहते हैं। जब रास्ता ही बन जाएगा तो ज्वार भाटे का पानी आ जाएगा, इस कारण इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, ज्वारीय प्रवेश द्वार। ठीक है, आने जाने का रास्ता बन जाता है एक तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्वारीय प्रवेश द्वार किस में बनता है, अवरोधक प्रवाल भित्ति में बनता है। ठीक है, जिसको बोट चैनल भी कहते हैं। इसके अलावा प्रवाल भित्ति तट के छिछला और जल, ये बहुत गहरा नहीं होगा, जो टूटा हुआ हिस्सा है ये छिछला का मतलब होता है कम गहरा, जिसमें पानी भर जाता है, जिसे लैगून, झील या बोट चैनल मैंने आपको कहा था बताते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी मैंने आपको बताई दी थी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व के निकट ग्रेट बैरियर रीफ है, या इसको अगर कई बार पूछ ले क्वींसलैंड के पूर्व में, या तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लिख दो या क्वींसलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास के पूर्व में क्या पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। कई बार इसकी मोटाई भी पूछ लेते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी है, तो अगर इसकी लंबाई बात करें 1920 मीटर लंबी है, लंबाई 1920 मीटर तो इसकी लंबाई है। और मोटाई की बात करें तो मोटाई 180 मीटर है, किसकी, ग्रेट बैरियर रीफ की। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहाँ पाई जाती है, कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सके हैं। अगर इसकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में पूछें तो ऑस्ट्रेलिया के पूरे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। मैं इसके अक्षांश भी बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 9 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह भित्ति अवस्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार भी अगर हमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी मिले तो उसे पढ़ने में, और मैं आपको बता दूं कई जगह आपको 20 नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि टुकड़ों में आगे तक है तो इसको 22 ध्यान रखना है। ये सही रेशो है आपका, 9 से 22 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। और लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई में, 1920 या 2000, बात एक ही है, इतनी लंबाई में ये विस्तृत मिलेगी। और
इसके बारे में मेन तो यही है कि कहाँ कहाँ है, किन किन क्षेत्रों में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर आपसे दूसरी सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति, पहली तो ये विश्व की, और दूसरी पूछी जाए सेकंड नंबर पे कौन सी है, प्रशांत महासागर में न्यू कैलोडोनियन, ये इसका तो पहला नंबर है। और दूसरी नंबर पे है प्रशांत महासागर में सेकंड नंबर की है न्यू कैलोडोनियन भित्ति। ये भी क्या है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तो हमारे पास दो, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और सेकंड नंबर प्रशांत महासागर में न्यू कैलोडोनियन भित्ति। ये हमारी अवरोधक प्रवाल भित्ति के उदाहरण हैं। अगली है हमारी वलयाकार प्रवाल भित्ति, या जिसको एटॉल। एटॉल का मतलब होता है अपने इंग्लिश के सी लेटर या घोड़े की नाल, जिसे अपन कहते हैं घोड़े की नाल। देखिए पैर में ठोकते हैं लोहे की, तो वो सी अक्षर जैसी होती है। तो किसी द्वीप के सहारे सहारे ये किनारे किनारे विकसित होती है और बीच में से लहरों के माध्यम से कई बार टूट जाती है। तो इसका जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, इस प्रकार की बनती है, इसलिए इसको वलयाकार। कई बार ये पूरी की पूरी विकसित भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि आधी रह जाए। कई बार बढ़ते बढ़ते इसके किनारे दोनों तरफ से मिल जाते हैं और तो पूरा वलय गोला बना लेती है, तो इसलिए इसको वलयाकार भित्ति भी कहते हैं। और अगर आधा बनाए तो इसे क्या कहेंगे, एटॉल। इसकी पहचान क्या होती है, इस पर ताड़ के वृक्ष लगे होते हैं। ताड़ के वृक्ष आपको दूर से ही देखने को मिल जाएंगे एटॉल के सामने। तो ये इसके सबसे अच्छा उदाहरण है कि कौन सी एटॉल है। इसको प्रवाल वलय भी कहते हैं। किसी भी द्वीप के चारों ओर अंडाकार रूप में घोड़े की नाल की तरह घूमती मिलती है, और जिसके बीच में कई बार क्या होता है कि पानी भर जाता है। मान लीजिए बीच बीच में से टूट गई, और इसमें क्या होगा, जो बाहर का ये सागर है या महासागर है, सागर या महासागर का जल अंदर घुस जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, पानी भर जाएगा। तो क्या बन जाती है, लगून, झील बन जाती है, जिसमें बोटों के माध्यम से परिवहन पर्यटन का कार्य किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत देखने को लगती है देखने में, क्योंकि समुद्र में एक अलग से एक छोटा सा क्षेत्र बन जाता है द्वीप के चारों ओर, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी सतह पे ध्यान रखिए ताड़ के वृक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं। अगर विश्व में बात करें कि सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ एटॉल किस महासागर में पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक एटॉल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रवाल वलय कह दीजिए, चाहे वलयाकार भित्ति कह दीजिए, या एटॉल, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हो। ठीक है, इनकी सबसे वलयाकार भित्ति स्थायी रूप से समुद्र की सतह से ऊपर होती है। ये जब भी डेवलप होगी तो सागरीय सतह से हमें बाहर की ओर दिखाई देगी, तभी तो पेड़ लगेंगे। अंदर होगी तो पेड़ कहाँ लगेंगे, सतह से ऊपर। इतने ऊपर कॉलोनी डेवलप हो जाती है कि हमें सतह से, पानी की सतह से ऊपर कॉलोनी दिखाई देती है, और उस पर ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी, वलयाकार या एटॉल प्रवाल भित्ति। इसमें लगून की जो गहराई होती है 80 से 140 मीटर तक पाई जाती है, अंडाकार भी बन जाती है। इसके उदाहरण है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फिजी द्वीप है। फॉर एग्जांपल कैसे बने हुए हैं फिजी द्वीप, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है फिजी द्वीप के, जो कि एटॉल निर्मित है। इसके अलावा फुनाफुटी द्वीप आदि। तो इससे निर्मित द्वीपीय क्षेत्रों की बात करें तो वो अपने कौन से हैं, ये अपने क्षेत्र प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में भी आ जाते हैं, कुछ अंदर महासागर वाले में। इसके अलावा मैंने बात की थी चौथी चीज़ की, जो चौथा अपना नाम आता है उसमें आ जाता है हमारे द्वीप। तो द्वीप के लिए अगर आपको उदाहरण दिया जाए तो प्रवालों से द्वीपों का जो निर्माण होता है वो महासागरों में किसी ज्वाला, मान लीजिए ये मैं इसकी द्वीप की उदाहरण आपको देती हूँ। ये हमारा कोई महासागर है, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, महासागर।
जैसे हमारे धरातल पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ऐसे ही समुद्र में क्या पाए जाते हैं, ज्वालामुखी। तो ये उस ज्वालामुखी और ज्वालामुखी का क्या है, ये मुख है। इसके मुख पे जब लावा निकलना बंद हो जाता है तो ठोस हो जाएगा। तो अब आप देखिए, जिस मूंगे को यहाँ से विकास करना था, नीचे आ गया प्रकाश यहाँ तक, लेकिन अब उसे इतनी दूरी चलनी ही नहीं पड़ रही, उसको बना बनाया क्या मिल गई, नींव मिल गई, तो वो यहीं पे आके तो विकास करेगा। तो वो जब एक के बाद एक मरते जाएंगे तो उनका निर्माण बहुत जल्दी क्या आ जाएंगे, सागरीय सतह से ऊपर वो डेवलप हो जाएंगे बजाय नीचे होने के। तो वो ऊपर ही ऊपर ज़्यादा दिखाई देगी सतह बजाय पानी में होने की, क्योंकि उनको नींव तो पहले से ही भरी हुई मिल गई है। इस वजह से उनका विकास सतह के जल की सतह के ऊपर ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो चीज़ों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप पे, शिखर पे या किसी उभरे भाग पे होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्वीपों की रचना हो जाती है। इसमें न केवल ये जीव होते हैं बल्कि गोलार्ध में शंख हैं, सीप हैं, ये भी एकत्रित होते चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है, सागरीय लहरों और प्रवाल भित्तियों के ऊपर ये एक के ऊपर इकट्ठे, और कई बार हवाएं, पक्षी जाके बैठ जाते हैं तो बीज ले आते हैं, बीज ले आने से वनस्पति उग जाती है और धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। तो इसका अगर आप सबसे अच्छा उदाहरण दें भारत में, तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो ऐसे ही बना है। ठीक है, महासागर में या तो कोई आपका ज्वालामुखी हो जिसके शांत हो गया हो, उसके मुख पे बन जाएंगी, या कोई चबूतरा मिल जाए, सागरीय चबूतरा मिल जाए, उस पर डेवलप हो जाए। तो जहाँ पे भी इन्हें ठोस सतह मिलेगी उसके ऊपर ये विकास करेंगे, और विकास करके वो बढ़ते बढ़ते सागर की सतह के ऊपर बहुत बड़ा क्षेत्र, एक कॉलोनी निर्माण कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल बीच समुद्र में दिखाई देती है। तो द्वीपीय स्थिति, द्वीप का मतलब जिसके चारों ओर पानी हो, तो पानी के बीचों बीच में वो एक डेवलप होता जा रहा है। तो लक्षद्वीप उसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत के। तो ये तो 4 प्रकार की मुख्य आकृतियाँ बनती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ आकृतियाँ और बनती हैं। मैं आपको उसको मेंशन कर रही हूँ कि ये 4 तो आपको ध्यान रखनी ही हैं हर हालत में, ठीक है। लेकिन इनके अलावा कुछ आकृतियाँ जो छोटी छोटी बनती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, ये ज़्यादातर बुक में आपको वो नहीं मिलेंगे नाम, इसलिए वो मेंशन कर रही हूँ कि जिनके नाम ही नहीं है तो उनके बारे में क्या। एक होती है फेरोस, देखिए वलयाकार प्रवाल भित्ति का ही जो पूरा सर्कुल गोल बन जाए, आधा ना बन के, एटॉल में तो आधा बन रहा था इतना, सिर्फ इतना, लेकिन यही हिस्सा क्या हो जाए, पूरा बन जाए, जिसे हम वलयाकार कह रहे थे। लेकिन आकार में क्या हो, आकार में छोटा रूप, उसी को हम क्या कहते हैं, फेरोस के नाम से जानते हैं। तो आप एक छोटी वृत्ताकार प्रवाल भित्ति कह लीजिए, इसे एटॉल जैसी ही लिखती है, लेकिन आकार में क्या होगी, छोटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उदाहरण आपका वही फिजी द्वीप, एग्जाम्पल की बात करूँ, फिजी द्वीप, मालद्वीप, ये किसके उदाहरण हैं, फेरोस के उदाहरण। मतलब आकार बहुत बड़ा ना हो के क्या है, छोटे छोटे आकार हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फेरोस के नाम से जानते हैं। एक आकृति फेरोस बनेगी। दूसरी आकृति इसकी एक और चीज़, एटॉल या प्रवाल वलय की दीवार भी बनाती हैं। मान लीजिए ये एटॉल है, एटॉल बन रहा है ये, ठीक है, और जब ये बन रहा है तो बीच बीच में से टूट फूट भी मैं कह रही थी होती है, तो बीच बीच में इनकी दीवारों के बीच में डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस दीवार को क्या कर देती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो दीवार को स्ट्रॉन्ग करके एक भित्ति को लंबे दूरी तक ले जाती हैं। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, फेरोस के नाम से जानते हैं। दूसरी इसमें आती है पेंच या पिनेकल भित्ति, छठी है पेंच या पिनेकल भित्ति, ठीक है। अब इसी क्या होती है, देखिए ये प्रवाल के ढेर होते हैं। एटॉल की जो लैगून होती है उसमें प्रवाल भित्ति में पीछे की ओर विकसित होने वाली दीवारें होती हैं। ये एटॉल है दोबारा से, ठीक है, और ये जो लैगून है, मान लीजिए ये इतना आ गया, एटॉल यहाँ तक आ गया और एक हिस्सा खुला रह गया, तो इसमें पानी भर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, लैगून। तो लैगून के जो पीछे वाली दीवार है इसके किनारे किनारे विकसित होते हैं ऐसे, सहारे सहारे सहारे, तो इसको हम कहते हैं पिनिकल या पेंच, ठीक है, पिनिकल या पेंच भित्ति।
तो आपको दो फेरोस हो गया, पेच और पिनिकल हो गया। एक होती है मैक्सवेल, सातवीं होती है मैक्सवेल भित्ति। इसके दो टाइप हैं, महासागरीय भित्ति, मार्कर, और मग्न तटीय भित्ति। मग्न तटीय भित्ति, इसके दो प्रकार हैं। महासागरीय भित्ति जिसका ढाल महासागर की ओर ज़्यादा हो उसे महासागरीय। महासागर की जो तली होती है उससे 100 मीटर से अधिक ऊपर उठ जाती है। महासागरीय भित्ति में तो आपको ध्यान रखना है, यह है सागर तल से 100 मीटर से अधिक ऊपर उठ जाती है। तो इसका उठाव इतना होता है कि दूर से ही ये स्पष्ट दिखाई दे जाती है, तो जिसे कहते हैं महासागरीय भित्ति। और दूसरी हमारी है मग्न, जो छिछले जल में, महासागरों में, ये तो गहरे जल में बनेगी, और ये कहाँ बनती है, छिछले सागरीय क्षेत्र में यह बनती है। मतलब छिछले का मतलब हो गया कम गहरा, मैंने आपको ढाल बताया ही था। तो वहाँ पे भित्ति जो बनेगी तो वो कम गहराई में, ये बहुत गहराई तक मिलेगी, ये कम गहराई में मिलेगी। तो एक तरीके से ये तटीय प्रवाल भित्ति का ही उदाहरण ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मुख्य तो ये चार हैं, लेकिन छोटे छोटे रूप में फेरोस, पेच और मैक्सवेली भित्ति भी, ये हो गए हमारे प्रवाल स्थल रूपों के प्रकार।